जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इजी इंग्लिश लिटरेचर एंड इजी पाथ, जहां आप सीखते हैं बहुत ही आसानी से। आज का टॉपिक है हमारा पीवी सेली। पीवी सेली दोस्तों, जैसे कि आप जान रहा है, ईएमआरएस की वैकेंसी में पीवी सेली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्व रखता है हमारे लिए। तो गाइस, पीवी सेली पे चलते हैं। पीवी सेली पे जाने से पहले जान लेते हैं कि पीवी सेली कौन से एज के पोएट हैं। पीवी सेली रोमांटिक एज के से ताल्लुकात रखते हैं, और मैं इनके बारे में बता दूं, ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो एन एसेइस्ट, क्रिटिक्स, प्ले राइट एंड ड्रामाटिस्ट टू। आपको जान के बहुत अच्छा लगा होगा। और पीवी सेली के बारे में अगर हम बात करना शुरू करें तो दोस्तों, देयर आर थ्री क्लासेस ऑफ मैन, देयर आर थ्री क्लासेस ऑफ मैन एंड ऑल आर रिप्रेजेंटेड इन आवर लिटरेचर. The first one is seer, the second one is mere dreamer, and the third is enthusiastic, whether you can call them enthusiastic, radicals, and many more. So Shelley was the enthusiastic radical, हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनकी स्कूल लाइफ से जब हम इनको देखें तो इनके साथ इतनी प्रॉब्लम्स हुई है, इसलिए इन्हें इस रास्ते पे जाना पड़ा। देखो, जैसे पहले मैंने फर्स्ट नंबर आपको बताया क्लासेस ऑफ मैन में कि मतलब थ्री क्लासेस ऑफ मैन हु विजन, हु सीज विजन, जो सपने देखते हैं, दृश्य देखते हैं, मतलब जो देखने वाले होते हैं। जैसे पहले होते हैं मेयर ड्रीमर। मेयर ड्रीमर क्या, तो सपने देखने वाले, है ना। तो वो सपने देखते हैं, कैसे देखते हैं, सपने देखें, और मतलब नाइट ड्रीम नहीं होती है वो, मेयर ड्रीमर होते हैं, सपने देखते हैं लेकिन अपना काम करते रहते हैं। दूसरे जो सपने देखते हैं उन सपनों की तरफ चलते हैं, है ना। पहले जो सपने देखते हैं जिनको हम मेयर ड्रीमर बोलते हैं, वो रियल वर्ल्ड से मतलब नहीं रखते हैं, है ना। और दूसरे जो सपने देखते हैं वो रियल वर्ल्ड से मतलब भी रखते हैं और क्वाइटली उस पर चलते रहते हैं। और जो तीसरे टाइप के होते हैं, जिसे मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं और रेडिकल टाइप होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने सामने आने वाले किसी भी मानवीय मूल्यों को या ह्यूमन इंस्टीट्यूशन को रद्द करते जाते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन कितने सालों पुराना, कितने धीमा कितनी ही बहुत मेहनत के साथ बना हुआ हो। लेकिन इन जैसे रेडिकल थॉट वाले थिंकर्स को इन सब चीजों की परवाह नहीं होती है। परवाह इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनके साथ ऐसी चीजें हुई होती हैं जिनमें ये ह्यूमन इंस्टीट्यूशन को महत्व नहीं देते हैं। पर्सी बेसिक शेली के बारे में बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा फैंसी वर्ल्ड में जीते थे, जैसे ब्लेक फैंसी वर्ल्ड में जीते थे, इमेजिनेशन की दुनिया में ये रहते थे। और बस यही कारण था कि ये थर्ड वन है जिन्हें हम एंथुसियास्टिक, रेडिकल, और मैं अगर कहूं तो विजनरी, एनार्किस्ट, ऐसा हम इन्हें बोल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं पर्सी बेसिक शेली के बारे में बताना शुरू करूं तो मैं आपको बताऊं कि इनका डेट ऑफ बर्थ 1792 है और 1822 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1792 से 1822 तक अगर हम देखें तो 30 सालों का, 30 इयर्स का इनका लाइफ स्पैन था। उन 30 इयर्स में न जाने इन्होंने क्या किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट आल्सो अ क्रिटिक, एन एसेसिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट। ये सारी चीजें थी। तो क्या क्या कर दिया इन्होंने, जैसे इन्होंने 18 सोनेट्स लिखी है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे भी इन्होंने लिखा है, प्लेस भी इन्होंने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ से, बाकी चीजें हम बाद में देखते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने बोर्ड पे इसीलिए लिख दी हैं ताकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम इसे हट करके बाहर ना जाए। देखिए, फर्स्ट नंबर मैंने लिखा है बॉर्न। इनका डेट ऑफ बर्थ हम देख सकते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 1792 है। कहा हुआ था फील्ड प्लेस के हॉर्सम, नियर हॉर्सम, सुसेक्स में। ओके, 1792 में फील्ड प्लेस के नियर हॉर्सम में, सुसेक्स में हुआ था। बोथ साइड ही वाज डिसेंडेड फ्रॉम नोबल और ओल्ड फैमिली। इनका मदर की फैमिली और इनकी फादर की फैमिली दोनों ही बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली और लिटरेरी रूप से देखे तो बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो ये एक डिसेंडेड थे बहुत ही नोबल फैमिली से, है ना। मतलब इनकी फैमिली काफी अच्छी थी। लिव्ड लाइक ब्लेक इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंसी। मैंने क्यों लिखा ये कि ब्लेक की तरह ये भी वर्ल्ड ऑफ फैंसी में जीते थे। पेरेंट्स की देखें तो इनके फादर का नाम टिमोथी शेली है और इनकी मदर का नाम एलिजाबेथ फिलफोर्ड है। दोनों की फैमिली
फेमस इन द पॉलिटिकल एंड लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की लिटरेरी हिस्ट्री में और पॉलिटिकल हिस्ट्री में दोनों के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा फेमस थे। यहाँ तक कि टिमोथी शेली तो पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। स्कूल की बात करें दोस्तों, मैंने 2 बार स्कूल लिखा है तो ज्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन स्कूल के बारे में ये है, शुरुआत में जब इन्होंने स्कूल चालू किया तो कॉम्बिनेशन ऑफ हेल एंड प्रिजन, मतलब जब ये स्कूल गए तो स्कूल के टीचर इनके साथ इतना क्रुएलिटी से बिहेव करते थे, इतना क्रूएल थे, मतलब मारते भी थे, और उनका बिहेवियर इनके प्रति कुछ ऐसा था तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं हेल और प्रिजन मतलब दोनों के जो मिला दिया जाए, मैं ऐसी जगह आ गया। स्कूल के ये लोग बोल रहे थे, मतलब जहन्नम और जेल जहां दोनों हो वो क्या है, वो मेरी स्कूल है, ऐसा इन्हें लगता था। फिर अगर अपन आगे स्कूल की बात करें, जब ये दूसरी स्कूल में गए एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में ये कहाँ गए, ईटन की स्कूल में, ETON ईटन, है ना, 12 साल की स्कूल में ये ईटन गए, मतलब कि 1806 में ये जब ईटन की स्कूल गए। ही वॉज डेलिकेट, नर्वस, मार्वलसली सेंसिटिव बॉय ऑफ द ग्रेट फिजिकल ब्यूटी, मतलब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थे, डेलिकेट थे, मार्वलस थे और नर्वस भी रहते थे थोड़ा, लेकिन इनकी फिजिकल ब्यूटी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, मतलब देखने में और ब्यूटी वगैरह इनकी बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो बस ऐसा हुआ यहाँ कि ये जब स्कूल गए तो उस समय स्कूल के जो इनके फेलोज थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सफर इन स्कूल टॉर्मेंट्स बाय फेलो, मतलब इन्हें बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ा अपने स्कूल फेलो के द्वारा, अपने फ्रेंड्स के द्वारा, इन्हें बहुत बुली सहनी पड़ी और बहुत ज्यादा इन्हें परेशान करते थे, है ना, रिबेल अगेंस्ट। तो जब ये परेशान होकर के उनके जैसे लड़ने लगे, मैंने अभी आपको एक के बारे में बताया कि ये ब्लैक की जैसे फैंसी वर्ल्ड में रहते थे, और यहाँ पे एक उन्हीं के साथ एक कॉपर नाम का फ्रेंड था, है ना, तो कॉपर भी इसी तरह का था, लेकिन कॉपर के तुलना में अगर हम कंपेयर में इनको देखें पर्सी पेशी शेली को, चूंकि कॉपर के साथ भी लोग बुली करते थे, उनको भी बहुत सफर झेलना पड़ा था, लेकिन वो कॉपर ने इसका विरोध नहीं किया, लेकिन इसके अगेंस्ट पर्सी पेशी शेली ने इन सब चीज का रिबेल किया, उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और ब्रूटल फैगिंग सिस्टम के खिलाफ इन्होंने रिबेल किया। तो जब इन्होंने ऐसा किया तो लोग उन्हें क्या बोलने लगे कि मैड शेली है, मैड शेली बोलने लग गए। ध्यान रखिएगा उनके इसी व्यवहार के कारण कि जब उन्होंने बुली को रोकने की कोशिश की और सॉरी ब्रूटल फैगिंग सिस्टम के अगेंस्ट रिबेल किया, तो लोगों ने उसको क्या बोलना शुरू कर दिया, मैड शेली। ओके, मैड शेली है तो ईटन एथिस्ट। अब बात आती है, हम चलते हैं डायरेक्टली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में चलते हैं। यूनिवर्सिटी में इन्होंने वही सारी चीजें फील करी जो उन्हें अपने ईटन के स्कूल में लगता था। ऐसा लगता था कि ये सारे के सारे लोग जो मैन काइंड है, सारे के सारे वैसे ही हैं, है ना, ह्यूमन जो है सारे के सारे वैसे हैं, इनके अंदर मैन काइंड नाम की कोई चीज नहीं है, उदारता नहीं है, जनरस नहीं है, ये लोग दूसरों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं। फेल्ट लाइक स्कूल एक्सपीरियंस, सेम टू सेम वैसा ही एक्सपीरियंस था इनके लिए भी वहां पहुंच करके, ऑक्सफोर्ड में पहुंच के। देन ही रीड ह्यूम्स फिलोसॉफी, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि मैन काइंड के लिए एक रिबेल किया इन्होंने, है ना, मैन काइंड के लिए लोगों के साथ मिलकर के मैन काइंड के लिए जो भी चीज करनी रहती थी उस कम्युनिटी से जुड़ गए और उसके लिए मैनकाइंड के लिए ये लड़ने लग गए। देन ही रीड ह्यूम्स फिलोसॉफी, फिर इन्होंने ह्यूम्स की फिलोसॉफी पढ़ी, कुछ चीजें पढ़ी, एंड उसके बाद इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया नेसेसिटी ऑफ एथिस्ट। क्यों लिख दिया नेसेसिटी ऑफ एथिस्ट, नास्तिकता की आवश्यकता, है ना, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें है ही नहीं तो फिर सब नास्तिक भी हो जाओ ना। जब तुम्हारे अंदर मैन काइंड नहीं है, जनरसिटी नहीं है, काइंड हार्टेड नहीं हो वो, तो फिर इन्होंने लिख दिया नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ये लिखने के बाद हुआ इट वाज क्रूड, फूलिश एंड पीस ऑफ वर्क। क्या बोला जाता है इस वर्क को, ये बहुत ही ज्यादा क्रूड, फूलिश पीस ऑफ वर्क था। इन्होंने क्या किया, इस वर्क को तो लिखा ही, साथ में इस वर्क को उन लोगों को पब्लिश कर दिया, मतलब पब्लिश करके पोस्ट कर दिया उन लोगों को जिन लोगों को इनको लगता था पीवी शेली को कि इन्हें बुरा लग सकता है, तो उन्हीं लोगों को इसने उस वर्क को सेंड भी कर दिया। कैसा, इट वाज क्रूड फूलिश पीस ऑफ वर्क एंड शेली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय पोस्ट
टू एवरीवन टू whom इट माइट गिव ऑफेंस। जिन्हें ऑफेंस हो सकता था उन उन लोगों को इसने पोस्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसी वर्क के चक्कर में इन्हें 1811 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तो दोस्तों यहां तक मैं हूं 1811 तक। अब हम चलते हैं 1811 के आगे। उसी 1811 में हमने देखा था कि उन्होंने 1811 में उनको एक्सपेल कर दिया गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भगा दिया गया था। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। 1811 में इलोप्ड विद हैरियट वेस्टब्रूक। अब वो 1811 में ही हैरियट वेस्टब्रूक के साथ भाग गए। कैसे भागे? हैरियट वेस्टब्रूक स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की थी, 16 साल की लड़की थी, जबकि इनकी उम्र 19 साल की थी। हैरियट वेस्टब्रूक उनके रिवेलियन, क्रूड रिवोल्यूशनरी डॉक्टराइन से बिल्कुल अट्रैक्ट हो गई थी, इंप्रेस हो गई थी। तो इंप्रेस होकर उसने क्या किया कि अपनी स्कूल छोड़ दी, अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया। पेरेंट्स ने उन्हें समझाया, फिर भी उन्होंने उनको छोड़ दिया और सेली के साथ चली गई। सेली उन्हें पढ़ाने लग गए और सेली के साथ वो चली गए और उन्होंने फिर वहां जाकर के लंदन में शादी कर ली। एंड मैरिड इन स्कॉटलैंड अनफॉर्चुनेटली वेडिंग। इनकी शादी को बहुत ही अनफॉर्चुनेट बोला जाता है, क्योंकि इनकी शादी महज 2 साल ही चली है और 2 साल के बाद दे गॉट सेपरेट। 2 साल के बाद ही इनकी शादी टूट गई। आफ्टर 2 years दे सेपरेटेड। क्रूड रिवोल्यूशनरी डॉक्ट्राइन मैंने लिखा है क्योंकि हैरियट वेस्टब्रूक जो थी, इन्होंने देखा था कि जो पर्सी बेसी सेली हैं ये रिवोल्यूशनरी है, रिबेल करते हैं। इनके इसी बिहेव से, इन्हीं डॉक्ट्राइन से वो इंप्रेस हो गई थी और उन्होंने उससे शादी कर ली थी। ओके, 2 years दे वांटेड अबाउट इंग्लैंड, वेल्स एंड आयरलैंड। 1811 के बाद वो क्या यहाँ वहां घूमते रह गए, क्योंकि इन्होंने भाग करके शादी करी थी। तो सेली के जो फादर थे, सेली के फादर ने ही, टिमोथी सेली ने उनको घर से भगा दिया था, लेकिन उन्हीं का एक घर था तो वो वहां जाकर के रह रहे थे। ऐसे नॉर्मल ही घर था तो वहां रह रहे थे। कहीं ये इंग्लैंड घूम रहे थे, कहीं वेल्स घूम रहे थे, कहीं आयरलैंड घूम रहे थे। इसके 2 साल बाद, मतलब कि शादी के 2 साल तक ऐसे घूमते रह गए। दे वंडर्ड अबाउट इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड, और उसके बाद वो अलग हो गए। 1813 में उन्होंने, जब ये अलग हो गए तो उन्होंने किससे दोस्ती करी? दोस्ती करी उन्होंने गॉडविन से। एक गॉडविन से उन्होंने दोस्ती करी। गॉडविन से दोस्ती करने के बाद वो गॉडविन की लड़की के साथ ही भाग गए जिसका नाम था मैरी सेली। गॉडविन क्या थे? गॉडविन एक लीडर थे और टीचर ऑफ एनार्की थे। मतलब इसी तरह की चीजों में वो भी, गॉडविन भी रहते थे। गॉडविन की उन्होंने अपना गुरु बना लिया था और उनकी बातों में चलते थे। और फिर कुछ 1800 में के 13 के बाद उन्होंने मैरी को भगा ले गए और उनसे शादी कर ली। बात आती है 1818 की। और अच्छा, मैरी के साथ इनके 2 बच्चे भी हुए थे, लेकिन वो ज्यादा दिन जीवित नहीं थे और वो मर गए। 1818 में वेंट टू इटली। अब मैंने आपको बताया था कि 1818 में, मतलब इनका मोस्ट ऑफ द टाइम फिर इटली में गया। 1818 में ये इटली चले गए, फिर फाइनली वो वहां जाकर के पीसा में सेटल हो गए। वहीं उन्होंने जो मैंने आपको बताया कि पोएट्री, डिफेंस ऑफ पोएट्री, उन्होंने वही लिखी थी। तो 1818 में वो इटली चले गए और उसके बाद वो फिर इंग्लैंड लौट कर के कभी नहीं आए और वहीं जाकर के वो पीसा में सेटल हो गए। इसके बाद देखते हैं, पीसा में उनके कुछ दोस्त बने जिनके नाम था बायरन, हंट एंड ट्रेलावने। बायरन, हंट एंड ट्रेलावने उनके फ्रेंड बने और 1822 में वो सेलिंग करते समय एक बोट में डाउन हो गए। उनकी मृत्यु हो गई, कुछ बाढ़ आ गई, शिप डूब गई, ऐसा कुछ हुआ। कुछ दिनों बाद उनकी बॉडी मिली। किनको मिली? वही इनके दोस्त बायरन, हंट और ट्रेलावने को। तो दोस्तों ये थी इनकी स्टोरी। 30 साल की उम्र में इनके साथ क्या क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ, और होप ये सारी चीजें आपको पसंद आई होगी। सो दैट इज फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। होप यू एंजॉयड द वीडियो। जय हिंद। सब्सक्राइब।